गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा जो लेक्चर नंबर 14 है वो कंप्लीट करेंगे और लेक्चर नंबर 14 के बाद हमारी जो ये यूनिट है प्रोडक्शन वाली ये भी कंप्लीट हो जाएगी। आज का जो हमारा 14 लेक्चर है वो एक्सपेंशन पाथ से रिलेटेड है। एक्सपेंशन पाथ किसको कहते हैं वो समझेंगे हम। उसका डायग्राम क्या है, क्या शेड्यूल है इसका, एक्सपेंशन पाथ किस लिए यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, इन सब के बारे में हम डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आपको जैसे कि मैंने बताया था पिछले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म से रिलेटेड चीज़ों को देखा था कि किस तरीके से एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहेगा जब वो मल्टी प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहा है। ये जो टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन पाथ, ये भी सेम जो हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड है। तो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आज का टॉपिक है जो एक्सपेंशन पाथ में बी डिफाइंड एज द लोकस ऑफ एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स द पॉइंट्स ऑफ द टेंजेंसी बिटवीन द आइसोकेंट एंड द आइसो कोस्ट लाइन्स। It is the curve along which output or expenditure changes when factor prices remain constant. एक्सपेंशन पाथ की अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन पाथ को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक वो लोकस पॉइंट होता है जहाँ पे एफिशिएंट कॉम्बिनेशन होते हैं फैक्टर्स के, जो कि एक पॉइंट होता है टेंडेंसी का आइसोकेंट और आइसो कोस्ट लाइन के बीच में। ये जो कर्व होता है ये आउटपुट के अलावा एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी बताता है, साथ साथ जो हमारी फैक्टर प्राइजेज हैं वो कांस्टेंट होती हैं। हैज़ द ऑप्टिमल proportion of the inputs will remain unchanged. It is known as scale line, as it shows how the producer will change the quantities of the two factors when it reaches the scale of production. अगर हम बात करें आगे तो जो ऑप्टिमल प्रोपोर्शन है हमारे इनपुट्स का वो अनचेंज्ड होता है, मतलब कि जो भी हमारे इनपुट्स हैं उनका जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट रहेगा। और इसको हम कहते हैं स्केलर लाइन। भी स्केल जो लाइन होती है वो ये शो करती है कि प्रोड्यूसर कितना अपनी क्वांटिटीज़ में चेंज कर रहा है, अपने फैक्टर्स की जो भी उन्होंने टू फैक्टर्स लिए उनकी क्वांटिटी में कितना चेंज कर रहा है जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन रेज हो रहा हो, मीन्स बढ़ रहा हो। तो जो डायग्राम होता है एक्सपेंशन पथ का वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हुए हैं। फर्स्ट जो डायग्राम है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो ओ एक्स एक्सिस है उस पर हमने लेबर लिया हुआ है, ओ वाई एक्सिस हमारी कैपिटल है। और आप ये देख रहे होंगे कि जो ए बी सी डी ई एफ जी एच जो पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉन किए हैं ये आइसोकेंट कर्व है हमारे। और उसके अकॉर्डिंग जो ई वन ई टू ई थ्री और ई फोर जो ये पॉइंट हमारे बन रहे हैं ये हमारा एक्सपेंशन पाथ से जो पॉइंट बन रहा है, मीन्स ये कर्व हम बना रहे हैं एक्सपेंशन पाथ का। और ये लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में जब हम एक ही प्रोडक्शन फंक्शन को शो कर रहे हैं एक्सपेंशन पाथ के थ्रू। और जो सेकंड डायग्राम है उसमें हमने ओ वाई एक्सिस पे कैपिटल ले रखा है, ओ एक्स एक्सिस पे लीवर। और जैसे ही ए बी सी डी ई एफ जी एच ये हमारे कॉम्बिनेशंस हो गए। और कॉम्बिनेशंस के यहाँ पे हमारा एक लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ है जो 45 डिग्री का है। और जो के जो फैक्टर है मीन्स कैपिटल जो फैक्टर है वो शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ में क्या है, कांस्टेंट है। मीन्स हमने एक फैक्टर को कांस्टेंट रख दिया, एक को ही हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो पॉइंट जहाँ मिल रहा है हमारा, जहाँ पे हमारे जो कॉम्बिनेशन है आइसोक्वेंट्स और आइसोकोस्टेनलेस से जो मिल रहे हैं, और जो लॉन्ग रन एक्सपेंशन पथ का जो एक कर्व जो जा रहा है वो जो पॉइंट जो मिल रहे हैं E1 इंटू E3 E4 वो एक्सपेंशन पाथ को बता रहे हैं। तो जो एक्सपेंशन पाथ है may have different shapes and slope depending upon the relative price of the factors। जो एक्सपेंशन पाथ है उसकी डिफरेंट शेप होती हैं और स्लोप्स होते हैं, और जो ये शेप और स्लोप्स हैं इसके वो डिपेंड करता है फैक्टर्स की रिलेटिव प्राइस पे, कि फैक्टर्स की क्या रिलेटिव प्राइजेस हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के अंदर, एंड द शेप ऑफ द आइसोकेंट, और आइसोकेंट की क्या शेप है। इस केस के अंदर जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है मींस होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन हमने पढ़ा था कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो जो होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन है उसके अंदर जो एक्सपेंशन पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन की से चालू होती है, मीन्स ओ पॉइंट्स आती है ओरिजिन से चालू होती है, मीन्स जो आपको मैंने बताया था 45 डिग्री का एंगल जो बनता है, इंडिकेटिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ द ऑप्टिमल प्रोपोर्शन ऑफ द इनपुट्स ऑफ द फर्म इवन द चेंज इन द साइज ऑफ द फर्म्स इनपुट बजट। और साथ साथ ये इंडिकेट करती है उस कंसिस्टेंसी को जो कि एक ऑप्टिमल प्रोपोर्शन बताता है हमारे फर्म के इनपुट्स का। साथ साथ इवन जो हमारी फर्म के इनपुट बजट्स हैं उनके साइज़ में क्या चेंजेस हो रहा है। तो जो फिगर नंबर बी है उसके अंदर शॉर्ट रन के अंदर हम ये बता रहे हैं कि जो एक्सपेंशन पाथ है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और जो कैपिटल है उसको होल्ड करके रखा है हमने, कांस्टेंट रख के रखा है पॉइंट के पे, जो कि हमने फिगर नंबर 7.12 में देखा, ऊपर वाले फिगर में हमने अभी देखा। An expansion path depreciates least cost combination for different levels of output.
It show the cheapest way of producing each output given the relative price of the factors. It is difficult to tell precisely the particular point of expansion path at which the producer in fact be producing unless one knows the output which he wants to produce or the size of the cost or outlay it wants to incur. जो हमारा एक्सपेंशन पाथ है वो डेप्रिशिएट कर रहा है कि हम जो भी कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं हमारे आउटपुट के लिए वो बहुत कम कॉस्ट के हैं। हम जो जो डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट के लिए जो भी हमने अपने इनपुट्स का लिया है उसका जो कॉम्बिनेशंस लिए हैं वो हमने बहुत कम कॉस्ट के लिए हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम आउटपुट करने हैं। और ये शो कर रहा है कि जो चीपेस्ट वे है जिसमें हम चीपेस्ट वे से जो आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं मीन्स हम कम कॉस्ट लगा के जो आउटपुट कर रहे हैं वो हमारे बहुत चीपेस्ट वे है। तो जो हमारी रिलेटिव प्राइस होगी फैक्टर्स की वो तब होगी लीस्ट जब हम चीपेस्ट वे से प्रोड्यूस करेंगे अपने आउटपुट्स को। तो जो हमारी रिलेटिव प्राइस है फैक्टर्स की वो हमें कम से कम रखनी पड़ेगी। इट इज़ डिफिकल्ट टू टेल प्रिसली द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन एट विच द प्रोड्यूसर इन फैक्ट बाई producing unless one knows the output which it wants to produce or the size of the cost or outlay it wants to incur। और साथ साथ हमें ये डिफ़िकल्टी होगी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्सपेंशन बात का होगा जहाँ पे हम प्रोड्यूस करेंगे अपनी प्रोड्यूसिंग यूनिट के अकॉर्डिंग। तो अनलेस हमें पता होना चाहिए कि हमारा आउटपुट क्या है और हमें कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है और जो साइज़ है हमारी कॉस्ट का और आउटले का वो उससे इंकर होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि कितना हमें प्रोड्यूस करना है, हमें कितना प्रोडक्ट चाहिए। बट दिस much is certain that through for a given isochant map there can be a different expansion path for the different relative prices of the factors. Yet when prices of the variable factors are given, a rational producer will always try to produce at one or the more other point of the expansion path। अगर हम ये देखें कि जो हमारा एक्सपेंशन पाथ है और उसके अकॉर्डिंग जब हम ये देखते हैं कि हमें ऐसा कॉम्बिनेशंस लेना पड़ता है आउटपुट का जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट दें। तो हम ये देखते हैं कि जो आउटपुट हम ले रहे हैं अगर हमें आउटपुट डिसाइड करना है कि हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अपनी कॉस्ट और आउटले को भी इंकर करना होता है कि जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही हमारी कॉस्ट लगेगी चाहे जितने भी उसकी रिलेटिव प्राइजेस हों हमारे फैक्टर्स की। लेकिन हम जब ये सर्टेन करेंगे कि जो आइसोकेंट मैप है जो हमें दिया गया है उसमें डिफरेंट एक्सपेंशन पाथ है और डिफरेंट रिलेटिव प्राइस है हमारे फैक्टर्स की। तो जो प्राइजेस वेरिएबल फैक्टर्स पे जो हमें गिवन है उससे एक रैशनल प्रोड्यूसर है वो ऑलवेज क्या करेगा, ट्राई करेगा कि वो प्रोड्यूस करे एट उस पॉइंट पे और उस अदर पॉइंट पे जहाँ पे एक्सपेंशन पाथ हो। तो एक्सपेंशन पाथ के लिए क्या करेगा प्रोड्यूसर, जो रैशनल प्रोड्यूसर है वो ट्राई करेगा कि वो और से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। तो एक्सपेंशन पाथ के अंदर हमने क्या समझा कि एक्सपेंशन पाथ है वो एक लोकस पॉइंट है जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम जो फैक्टर्स ले रहे हैं जो भी कॉम्बिनेशन हम फैक्टर्स के ले रहे हैं तो जो आइसोकेंट्स होते हैं और जो आइसो कॉस्ट लाइन है आइसोकेंट्स का मतलब है कि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच वी यूज फॉर द प्रोडक्शन गिव सेम लेवल ऑफ आउटपुट मीन्स हमें उस सेम लेवल तो उसके टेंडेंसी के बीच में जो लोकस पॉइंट हमें पता चलता है उसके बिहाफ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है कितनी हमारी कॉस्ट और आउटले होगी। तो उसके लिए वो ऑप्टिमल प्रोपोर्शन में इनपुट्स कुछ अनचेंज करता है और साथ साथ जो स्केल लाइन होती है वो उस एक्सपेंशन पाथ को बताती है जहाँ पे प्रोड्यूसर उन क्वांटिटीज़ को चेंज करता है अपने टू फैक्टर्स की जब जो स्केल है प्रोडक्शन का वो चेंज हो रहा हो। फिर हमने डायग्राम से देखा कि जो लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ होता है वो 45 डिग्री का है और एक बार हम जब अपने कैपिटल को शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ के अंदर कांस्टेंट रखते हैं मीन्स क्योंकि हमें एक टाइम पे एक फैक्टर को कांस्टेंट रखना होता है शॉर्ट रन के अंदर क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर सारे जो फैक्टर्स होते हैं हमारे वेरिएबल होते हैं है ना। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर जो हमारा एक फैक्टर है फिक्स फैक्टर है वो कांस्टेंट रहता है, बाकी के अदर जो फैक्टर्स है वेरिएबल फैक्टर्स है वो ही चेंज किए जा सकते हैं। उसके बाद पे अपन ने देखा था कि जो फर्म है जो इनपुट्स हैं जो बजट्स हैं जो ऑप्टिमल प्रोपोर्शन है हमारे इनपुट्स हैं जो फर्म के वो चेंज हो रहे होते हैं। तो जो एक्सपेंशन पाथ है वो एक स्ट्रेंथ लाइन ओरिजिन से ड्रॉ होती है और जो हमारी जो फैक्टर है कैपिटल जो कि फिक्स रखा गया है एक्स एक्सिस से पैरेलल रखा गया है। तो एक्सपेंशन पाथ डेप्रिशिएट करता है उस लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन हमारे फैक्टर्स की जो कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट हमें दे रहे हैं और ये एक चीपेस्ट वे होता है
हर एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, और जो कि हम अपने रिलेटिव प्राइजेस जो होती हैं फैक्टर्स की उससे करते हैं। और साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि जो एक्सपेंशन पाथ है उससे एक प्रोड्यूसर है, जो रीजनल प्रोड्यूसर है, वो कितना अचीव कर पा रहा है अपने मैक्सिमम आउटपुट के लिए, और उसको कितना प्रॉफिट उससे डिसाइड हो पा रहा है। तो हमारा जो ये लेक्चर नंबर 14 है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड है उसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत चीज़ों को पढ़ा, बहुत चीज़ों को समझा, बहुत चीज़ों को देखा हमने अपने टॉपिक्स के थ्रू। और जो हमारे सेकंड यूनिट है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट में है उसमें हम आगे कॉस्ट से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, और वो भी यूनिट में कुछ जल्दी ही आप लोगों के सामने रखूँगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।